हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। दोस्तों, DSSB PRT प्रीवियस ईयर पेपर को हम चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। 2013 से अभी तक जितने भी आपके प्रीवियस पेपर हुए हैं CGP के, उनको इस मास्टर सीरीज में हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमारी 10 क्लास कंप्लीट हो चुकी है और आज 11वें नंबर की क्लास है और सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है। क्योंकि चैप्टर वाइज हम इस सीरीज को लेकर चल रहे हैं, तो यानी एक चैप्टर से पिछले जितने भी सालों में प्रश्न पूछा गया है उसको हम एक साथ कवर कर रहे हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि एक चैप्टर से कितना डीप और कितना ब्रॉड लेवल पर पूछा जा सकता है कोई भी क्वेश्चन। आपके इन एग्जाम्स को टारगेट करते हुए ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया मास्टर सीरीज रहने वाली है, तो आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। सेकंड चैप्टर के अभी तक हम 115 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। बारी है 116वें नंबर की, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है आज का। शैशवावस्था में पहुंचना और पकड़ना विकास का एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूछा गया है, रीचिंग एंड ग्रैस्पिंग इज ए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इट? पहला ऑप्शन दिया गया है, प्याजे ने सोचा कि हाथ की हलचल और दृष्टि शुरू में स्वतंत्र होते हैं। कि यानी जब ये कॉन्सेप्ट प्याजे ने रखा तो प्याजे सोच रहे थे कि जो बच्चे के हैंड मूवमेंट्स है और उसका विजन है वे इनिशियल लेवल पर इंडिपेंडेंट होते हैं, उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, बोवर नोटिस दैट congently blind infants seem to go through a period of hand regard। यानी बोवर ने क्या नोटिस किया कि जो बच्चे जन्मजात दृष्टिहीन होते हैं वो अपने हाथों को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, उनको उनसे क्रिया करते हैं, या फिर यह कह लीजिए कि बहुत ज्यादा गतिशील होते हैं, हाथों को कभी इधर कभी उधर, है ना। यही कहने की दूसरे ऑप्शन में कोशिश करी गई है। तो बताइए, अगर आपको पता है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही होगा? जल्दी से आंसर करने की कोशिश करिए। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन एकदम सही है। प्याजे क्या सोचते थे इसके बारे में कि जब बच्चा शुरुआती दौर में क्या होता है, बच्चे की जो हलचल होती है हाथों की और आंखों की शुरू में एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। ठीक है, शैशवावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचना और उसे पकड़ना विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन प्याजे के अनुसार नवजात शिशु अपनी आंखों से जो देखता है और उसके हाथों से जो भी वो देखता है उसे अपने हाथों से नहीं जोड़ता है। शुरुआती दिनों की बात करी गई है बच्चे के पैदा होने के बाद। अक्सर इनकी आंखें एक दिशा में देखती है जबकि इनके हाथ जो है वो दूसरी दिशा में चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये बात इन्होंने कही। और अधिकांश समय उनके हाथ उनकी दृष्टि से बाहर ही होते हैं कि वो देख किधर रहे हैं और हाथों को दूसरी तरफ हिलाते रहेंगे, है ना। बिल्कुल। तो इस तरीके से ये पहले वाला जो स्टेटमेंट है सेटिस्फाई होता है। दूसरा, बोबर की बात करें तो इन्होंने कहा कि जन्मजात जो बच्चे दृष्टिहीन होते हैं तो वो ज्यादातर क्या करते हैं, अपने हाथों की जो प्रतिक्रिया होती है उसको अधिक करते हैं नॉर्मल बच्चे के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये दोनों ही जो कथन है ये दोनों ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप अगर आपको ये क्वेश्चन नया भी लगा है तो भी इजिली समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा है, प्याजे ने प्रतीकात्मक खेलकूद को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है? प्याजे डिवाइडेड सिंबॉलिक प्ले इनटू हाउ मेनी स्टेजेस? 2, 5, 4, 3। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? देखिए, जब हम बात करते हैं तो जब प्रतीकात्मक खेलकूद या सिंबॉलिक प्ले की बात करें तो इन्होंने दो भागों में इसको विभाजित किया है, या यूं कह लीजिए 2 स्टेज में इसको बांटा है। ठीक है, बच्चा सिंबॉलिक प्ले या फिर प्रतीकात्मक खेलकूद कब से शुरू करता है? संवेदी गामक अवस्था में ही वो शुरुआत कर देता है सिंबॉलिक किसकी, प्ले की या प्रतीकात्मक खेलकूद की। तो संवेदी गामक अवस्था में, या जिसको हम क्या कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, उसके अंतिम छोर पर जब बच्चा होता है यानी उसकी अंत में होता है ना, उस स्टेज की, तो वहां से शुरू करके और ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तक ये चीज चलती रहती है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तक ये जो है बच्चे का
इस चीज को वो प्रेजेंट करते हैं, प्रतीकात्मक खेलकूद करते हैं। यानी प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक प्ले क्या होता है, इसको आप सभी जान लीजिए एक बार अच्छे से, कि बच्चा ना ऐसे एज्यूम कर लेता है कि अगर उसके पास माचिस की डिब्बी है तो उसे एज ए कार या बस कर लेगा कि ये कार है, यानी एक सिंपल सिंबल से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक लकड़ी खड़ी कर दी, कह देगा कि ये जो है माँ है और ये छोटी छोटी लकड़ियां हैं, ये इनके बच्चे हैं। कुछ भी इस तरीके से सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करता है और खेलता है। ठीक है, तो ये दो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी, फिर आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्डहुड नामक पुस्तक किसने लिखी है? प्याजे ने, पैरी ने, सेलमैन ने या फिर रूबिन ने? 118वें नंबर का क्वेश्चन है और बड़ा आसान सा है। द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये जो पुस्तक है ये बच्चे की कौन सी स्टेज को कवर करती है? प्री स्कूल की स्टेज से लेकर के और बच्चे की किशोर अवस्था तक इसमें पूरा वर्णन किया गया है। ठीक है, किशोरावस्था तक इसमें पूरा वर्णन किया गया है बच्चे की नैतिक सोच का। और किसने लिखी है पुस्तक? तो ये लिखी है प्याजे महोदय ने। ठीक है, बच्चे झूठ बोलना, धोखा देना, सजा और जिम्मेदारी, है ना, इन सभी अवधारणाओं का इसमें वर्णन किया गया है कि बच्चा कैसे झूठ बोलना सीखता है ना, किस तरीके से वो चीज़ों को जिम्मेदारी से उनको देखता है। इन सब चीज़ों के बारे में, यानी मोरल जजमेंट, मोरल उसकी थिंकिंग से रिलेटेड ही इसमें सारी चीज़ें दी गई है, नैतिक सोच से रिलेटेड ही इसमें सारी चीज़ें दी गई है। तो प्याजे ने लिखी है, याद रहेगा अब से आपको, तो बहुत बढ़िया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। प्याजे सिद्धांत में पूर्व परिचालन अवस्था में चिंतन की सीमाओं को डैश में बच्चे के प्रदर्शन द्वारा सर्वोत्तम रूप से चित्रित किया गया है। थोड़ा सा इंग्लिश में देखोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इन द प्याजे थ्योरी द लिमिटेशन ऑफ थिंकिंग इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज आर बेस्ट इलिस्ट्रेटेड बाय चिल्ड्रन परफॉर्मेंस इन रिवॉल्यूशन टास्क, पोजीशन टास्क, कंस्ट्रक्शन टास्क या फिर कंजर्वेशन टास्क। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। अब जल्दी से बता दीजिए आपके अकॉर्डिंग इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए प्याजे ने यहाँ पर बात करी थी प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में कौन सी लिमिटेशन की बात करी थी? तो यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों, जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था या के बीच होता है, तो वो इस स्टेज में रहता है। ठीक है, और इस अवधि के दौरान बच्चा जो है वो क्या करता है? कंजर्वेशन टॉक करता है, या फिर यूं कह लीजिए कि बच्चा जो है बहुत ही संरक्षित रहता है। और संरक्षण यह समझ है कि कोई चीज मात्रा में समान रहती है, भले ही उसका स्वरूप क्यों ना बदल जाए। तो ये चीज बच्चा इस समय पर नहीं समझ पाता। ठीक है, तो यहाँ पर कंजर्वेशन टॉक कहना एकदम सही हो जाएगा। इसके अलावा बच्चा सिंबॉलिक जो प्ले होते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा, वो भी इस स्टेज में आता है। इससे पहली स्टेज से शुरू होता है और इसमें भी रहता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अवलोकन अधिगम की मोटर प्रजनन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मोटर रिप्रोडक्शन या मोटर प्रजनन प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ए पर्सन मस्ट हैव बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय हिम और हर। एक व्यक्ति को उसके द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली क्रिया के लिए बुनियादी आवश्यकताएं जो है वो होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन देखें तो बार बार देखी गई क्रियाओं के अनुक्रम का अभ्यास करें। ठीक है, कि जब बार बार किसी चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं, उनको रिपीटेडली ऑब्जर्व करते हैं, तो फिर उसको भी प्रैक्टिस करने को इसमें कहा गया है। देखिए यहाँ पर अवलोकन अधिगम के बारे में बात करी है। अवलोकन क्या होता है कि जब हम किसी दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, है ना, उसको देखते हैं और देख करके सीखते हैं। ठीक है, और ये अवलोकन जो है एक बेसिक तरीकों में से एक है, बुनियादी तरीकों में से एक है, जिसको सबसे ज़्यादा फॉलो भी करते हैं बच्चे भी, तो अवलोकन करके देख करके सीखते हैं। ठीक है, और सामाजिक शिक्षण सिद्धांत के जनक अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार अवलोकन सीखने के या अवलोकन करने के
4 प्रमुख कारक होते हैं, जिनमें क्या आ जाता है, ध्यान, अवधारणा, पुनः प्रस्तुतिकरण, प्रेरणा, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करी गई है कि जब बच्चा अवलोकन करता है और उस चीज को रिपीट करता है तो उसको उसकी कोई बुनियादी आवश्यकता भी होनी चाहिए, यानी वो जो प्रदर्शित हो रहा है व्यवहार, उसको कोई जरूरत होगी तभी वो उसको देख करके सीखेगा। ठीक है, और दूसरा है कि बार बार यहाँ पर देखी गई क्रिया अनुक्रम में अभ्यास करे, कि जो वो देखता है उसको अभ्यास करे, ठीक है, अनुकरण करके सीखे, यही वाली चीज यहाँ पर बोली गई है। तो अनुकरण के बारे में दोनों ही कथन यहाँ पर आपके ठीक हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ यहाँ पर हम जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख पाएंगे क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पर गलत पहचानना है आपको, चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने है औपचारिक संक्रिया, या जिसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, कोई भाषा नहीं और कोई विचार नहीं। क्या फॉर्मल स्टेज में बच्चे के पास कोई लैंग्वेज नहीं होती, कोई थॉट नहीं होते? तो सरासर गलत हो गया पहला ही ऑप्शन, क्योंकि फॉर्मल स्टेज तो सबसे लास्ट वाली स्टेज है, तो ये कहना तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरा देखते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशन या मूर्त संक्रिया, इसमें संख्याओं की समझ आ जाती है, तो बढ़िया बात है, सही है। तीसरा है प्री ऑपरेशनल संवेदी गत्यात्मक अवस्था, किसी वस्तु की वास्तविकता का बच्चा यहाँ पर विचार नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये भी सही है। अगली है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, नो आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, उनको ऑब्जेक्टिव रियलिटी का यहाँ पर कोई आइडिया नहीं होता है। ये बाकी तीनों कथन सही है, लेकिन पहला ही कथन ऐसा है जो कि सही नहीं है और वही इसमें पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगी सारी चीजें। हरलोक ने किशोर अवस्था पूर्ण काल के अंतर्गत विभिन्न अवधियों का सुझाव दिया। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि औसत आयु के साथ सही ढंग से सुमेलित है? यानी यहाँ पर आपसे पूछा है कि हरलोक ने जो डिफरेंट पीरियड्स एडोलेसेंस स्पेन के सजेस्ट किए थे, इनमें से कौन सा पीरियड जो है वो करेक्टली मैच नहीं है? ठीक है, नहीं सॉरी, कौन सा करेक्टली मैच है, सही बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है प्री एडोलेसेंस, पूर्व किशोर अवस्था 10 से 12 वर्ष तक चलती है। अर्ली एडोलेसेंस, प्रारंभिक किशोर अवस्था 13 से 16 वर्ष तक। और लेट एडोलेसेंस, विलंबित किशोर अवस्था 17 से 21 वर्ष तक चलती है। तो हरलोक के अनुसार जो इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है इसको, तो यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शंस बिल्कुल सही गिवन है। ठीक है, हरलोक ने इसी तरीके से इसको डिवाइड किया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, देखते हैं यहाँ क्या पूछा है। यौवन का उद्भव वृद्धि में तेजी जैसे शारीरिक परिवर्तन की सूचना देता है। लड़कियों में वृद्धि में तेजी लगभग डैश से शुरू होती है। देखो यहाँ पर बात करी गई है प्यूबर्टी की, ठीक है, और पूछा है क्वेश्चन में गर्ल्स की प्यूबर्टी का टाइम पीरियड, या फिर यूं कह लीजिए कि लड़कियों के लिए जो समय है ना यौवन का, तो वो कौन सा है, यहाँ पर आपको वही बताना है। तो किस ऑप्शन के साथ आप लोग जाना चाहेंगे? 4 ऑप्शन है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो देखिए ये तो आप सभी जानते हैं कि लड़कियों में जो प्यूबर्टी होती है वो आमतौर पर लड़कों से पहले आती है, थोड़े समय पहले शुरू होता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 10 से 12 वर्ष में जो है ये लड़कियों का प्यूबर्टी के लिए वाला जो पीरियड होता है वो होता है किसके लिए? गर्ल्स के लिए। वहीं अगर बॉयज़ की बात करें कि लड़कों के लिए कौन सा समय है, तो लड़कों के लिए 12 से 14 वर्ष ये बॉयज़ का है। ठीक है, जिसमें जो वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि या शारीरिक परिवर्तन जो है वो बहुत तेजी से शुरू होते हैं। बॉयज़ के लिए 12 से 14 वर्ष। तो पूछा गर्ल्स का था तो वही हम बता देंगे, ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है प्यूबर्टी में? आप सभी जानते हैं कि तेजी से हाइट, वेट बढ़ेगा, है ना, और साथ ही साथ जो सेक्सुअल ऑर्गन है उनका विकास होगा, दिमाग, त्वचा, बाल, दांत, और जो हमारी ग्रंथियां होती है पसीने वाली, वो भी एक्टिव रहती है, बिल्कुल, है ना। हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। आई होप आप लोग समझे होंगे। ठीक है, समझ रहे हो? थम्स अप कर दिया करो एक बार वीडियो को लाइक करके, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपकी समझ में सब कुछ आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना रेस्पॉन्स दिखाया करो क्लास के बीच में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तब तक।
कर्ट लेविन के अनुसार दो दुनियाओं के बीच एक किशोर एक डैश है, कि दो दुनियाओं के बीच, दो दुनिया से मतलब यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि बच्चा एक तो जभी जभी क्या होता है अपनी बाल्यावस्था से किसकी तरफ जा रहा है, किशोर अवस्था की तरफ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बीच में एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है उसके लिए, एक से दूसरी अवस्था में ना तो वो सही रूप से बच्चा रहा ना वो अभी तक बड़ा हुआ, ठीक है। वही वाली बात है, वही कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि अगर बच्चा कोई ऐसा काम कर दे जो घर घर में उसके बड़ों को पसंद ना आए तो बोलेंगे तू बच्चा है, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ बोलेंगे तू अब इतना बड़ा हो गया है, तुझको ये चीज समझ में नहीं आती कि ये कैसे होगा। तो वही है कि बच्चे के लिए यहाँ पर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो उसको क्या बोलेंगे कि बच्चा ना तो इधर है और ना ही प्रॉपर तरीके से इधर है, बीच में ट्रांजिशन वाले पीरियड में वो चल रहा है, एडोलेसेंट, ठीक है। तो वही बताना है कि उस स्टेज को आप क्या कहेंगे, सामाजिक व्यक्ति कहेंगे, सीमांत व्यक्ति कहेंगे, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति कहेंगे, या असाधारण व्यक्ति आप कहेंगे, ठीक है। सोशल मैन, मार्जिनल मैन, साइकोलॉजिकल मैन, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण व्यक्ति आप कहेंगे। जी बता दीजिए। देखिए मार्जिनल मैन मैंने आपको बता दिया, मार्जिनल मैन रेफर्स टू द ट्रांजिशनल नेचर ऑफ एडोलेसेंस, ठीक है, बिल्कुल। तो अब आई होप आपको बताएगा कि वो ट्रांजिशनल पीरियड में है, यानी सीमांत व्यक्ति है, ठीक है, मार्जिनल मैन हम इसको कहेंगे। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। कर्ट लेविन कौन थे, तो ये एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक थे, है ना। चलिए जी, आज के अंतिम प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं। हमने 15 मिनट में जो है 15 क्वेश्चन लगभग कर लिए हैं पूरे। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, बहुत स्पीड के साथ बढ़ते हैं। ये तो बता दो ज्यादा तेज तो नहीं लगती आपको मेरी स्पीड, ठीक है। वैसे आपके हाथ में ऑप्शन है कि आप मुझे धीरा कर सकते हैं, यहाँ पर जो 3 डॉट्स गिवन होंगे उनको प्रेस करके आप स्पीड को तेज या कम कर सकते हैं। आई होप इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। चलिए देखो क्वेश्चन देखते हैं अगला। प्याजे के शब्दों में किशोर अवस्था में विकसित होने वाली समस्याओं को हल करने की संज्ञानात्मक क्षमता क्या कहलाती है। चलिए जी बता दीजिए। इन द प्याजे टर्म्स द कोग्निटिव एबिलिटी टू सोल्व प्रॉब्लम्स दैट डेवलप इन एडोलेसेंस इज, क्या कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए ट्रांजिटिविटी, जिसको हम संक्रामिकता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, काल्पनिक निगमन तर्क, या ऑप्शन नंबर सी परीक्षण और त्रुटि तर्क ट्रायल एंड एरर रीजनिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी मूर्त चिंतन कॉन्क्रीट थिंकिंग। देखो जी, समस्याओं को हल करने की जो कोग्निटिव आपकी क्या कहेंगे एबिलिटी होती है, ठीक है, वो मूर्त तो नहीं है क्योंकि आप दिमाग में सोच रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है। परीक्षण और त्रुटि ट्रायल एंड एरर मेथड इसमें बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि प्याजे की बात चल रही है। तो प्याजे तो संज्ञानात्मक विकास पर जो है बल देते हैं कि बच्चा अपने दिमाग से सोचे, खुद निकाले। ट्रांजिटिविटी इसमें हम वैसे नहीं कहेंगे। बचा क्या ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा आपको हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, तर्क लगाना, रीजनिंग लगाना, ठीक है। कोई भी समस्या को हल करने की संज्ञानात्मक क्षमता क्या कहलाती है, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको क्लियर हुई होंगी चीजें। अब यहीं तक था आपके आज के क्वेश्चन, आगे हम कल की क्लास में करेंगे। सॉरी कल तो संडे है, ठीक है, तो कल तो आपका ऑफ रहेगा। बाकी कोई अपडेट होगी आपके एग्जाम से रिलेटेड वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा चैनल की, बेल आइकन को प्रेस करके, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक बिल्कुल किया कीजिए, ठीक है। उससे मुझे आपका रिस्पॉन्स पता चलता है कि आपको इस क्लास की नीड है या फिर नहीं है, ठीक है। बस इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, और थोड़ा सा मोटिवेशन तो डेफिनेटली मिल ही जाता है, समझ रहे हो। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।